वन चैप्टर 38 नया घर नई उम्मीदें 1। दोस्तों, अब तक आपने सुना था कि त्रिशा और जैक ने मिलकर अपना नया घर तैयार किया। वो घर त्रिशा की इच्छा और कल्पनाओं से जन्मा था। अब आगे सुनिए। पूरा दिन मेहनत करके जब घर खड़ा हुआ तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। त्रिशा ने सबसे पहले बाहर की तरफ एक बड़ा सा मुख्य दरवाजा बनाया, जो पीछे के हिस्से से खुलता था। दरवाजा मजबूत लकड़ियों से तैयार किया गया था और उसके किनारों पर जैक ने बेलों को लपेट दिया था, ताकि घर और भी प्राकृतिक लगे। किचन की तैयारी। घर बन जाने के बाद त्रिशा का ध्यान सबसे पहले किचन पर गया। उसने जैक की मदद से लकड़ियों और मिट्टी का इस्तेमाल करके दीवार में एक बड़ा सा शेल्फ तैयार किया, जहां बर्तन रखे जा सके। फिर एक कोने में उसने चूल्हा बनाने का काम शुरू किया। बड़े पत्थरों को गोल आकार में रखकर उनके बीच मिट्टी का लेप किया गया ताकि वो मजबूत हो जाए। जैक ने जंगल से कुछ सपाट पत्थर लाकर दिए, जिन्हें त्रिशा ने चूल्हे के ऊपर फिट कर दिया। इससे बर्तन सीधा रखा जा सके। चूल्हे के पास ही त्रिशा ने लकड़ियों का ढेर भी जमा कर दिया ताकि खाना पकाते समय आसानी हो। अब ये बिल्कुल एक असली रसोई जैसा लगेगा, त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली। जैक ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, तुम सच में इस घर को जादुई महल में बदल दोगी। शावर और बाथरूम की रचना। इसके बाद त्रिशा ने बाथरूम बनाने का निश्चय किया। उसने मोटी लकड़ियों से चारों ओर खंभे गाड़े और फिर उन पर मिट्टी और घास का लेप करके दीवारें खड़ी कर दी। बाथरूम के अंदर उसने मिट्टी और लकड़ी मिलाकर एक बड़ा सा टब जैसा ढांचा बनाया। ये टब पानी भरने और स्नान करने के लिए था। जैक ने पास की नदी से पानी लाकर उस टब में भर दिया। दरवाजे के लिए त्रिशा ने लकड़ियों की चौखट बनाई और उस पर मोटे पत्तों और बेलों से बना पर्दा लटका दिया। अब ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक है। त्रिशा बोली। हंसिया चांद दिन का अंत। ये सब करते करते दिन ढल चुका था। चारों ओर हल्की अंधेरी छाने लगी थी और आसमान में तारों की झिलमिलाहट दिख रही थी। त्रिशा ने गहरी सांस ली और थकान से बोली, जैक, मैं बहुत थक गई हूँ। अब चलो वापस चलते हैं। कल सुबह जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, तब हम अपने नए घर में शिफ्ट करेंगे। जैक ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। दोनों बाहर निकले और कुछ देर खड़े होकर अपने घर को निहारते रहे। वो घर सचमुच खूबसूरत था, मानो जंगल के बीच किसी परी ने अपना आशियाना बसा लिया हो। त्रिशा की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन सोच लिया कि इस घर के सामने वो एक छोटा सा बगीचा बनाएगी, जिसमें रंग बिरंगे फूल और औषधीय पौधे होंगे। वो जैक की ओर देखकर बोली, कल तुम गायों को भी ले आना। वे वहां अकेली होंगी। इस घर में उनका भी एक कोना होगा। जैक मुस्कुराया और बोला, जरूर, अब वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आकाशगंगा नई सुबह की प्रतीक्षा। उस रात दोनों फिर से अपने किराए वाले घर लौट आए। जंगल से लाए हुए फलों और जैक द्वारा किए गए छोटे शिकार को खाकर उन्होंने पेट भरा। थकान इतनी थी कि दोनों जल्दी ही सो गए, पर उनके दिलों में एक ही बात थी, कल की सुबह उनके जीवन की सबसे बड़ी नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, क्या लगता है, त्रिशा और जैक की यह नई जिंदगी कितनी सुकून भरी होगी? या क्या उनके इस नए घर में भी नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट के अगले अध्याय में। चैप्टर 39 नया घर, पहली दावत और आने वाली चिंता। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि त्रिशा और जैक ने अपना नया घर बना लिया। कच्ची मगर मजबूत दीवारें, छत, चूल्हा और स्नान के लिए टब सब तैयार थे। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कि पहली सुबह नई जिंदगी में कैसी गुजरी। काम, खाना और एक अनुलझी चिंता जो उनके दिल में घर कर जाती है। सूर्य की पहली किरणें अभी भी पेड़ों के ऊपर झिलमिला रही थीं कि त्रिशा उठकर सारा सामान चेक करने लगी। उसने रात भर में थोड़ी थोड़ी नींद ली थी, पर मन बेचैन और उत्साह से भरा हुआ था। यहाँ उसका अपना घर था और आज सब कुछ व्यवस्थित करना था। जैक भी उठ चुका था। त्रिशा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े, जो उसने कल ही सिलकर रखे थे, अच्छे से तह करके बंडल में रख लिए। फिर वो जैक की पीठ पर चढ़कर हंसते हुए नए घर की ओर चल पड़ी। जैक अब वुल्फ के रूप में चला और तेज चाल में जंगल के रास्ते पार कर रहा था। जब दोनों पहुंचे तो उन्हें वो नज़ारा मिला जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। चूल्हा कठोर होकर सूख चुका था। बाथरूम का टब पूरी तरह सेट हो चुका था और मिट्टी की सतह पर जो अंतिम लेप कल किया गया था, वो अब कड़क होकर मजबूत बन चुका था। त्रिशा की आंखों में खुशी छलक आई। उसने जो डिजाइन सोचा था, सब कुछ वैसा ही बनकर तैयार बैठा था।
दोनों ने सामान उतारकर घर में व्यवस्थित करना शुरू किया। मसालों को शेल्फ पर रखा गया। सूखे घास, पत्ते और लकड़ियां चूल्हे के पास जमा की गई। कपड़े अलमारी में टंगे और एक छोटी सी रसोई को व्यवस्थित कर लिया गया। दोपहर के आते आते घर का माहौल घर जैसा लगने लगा था। मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की हल्की खुरदराहट और ताज़ा हवा का मिलाजुला एहसास। तभी जैक बोला, मैं एक शिकार लेकर आता हूँ, तुम तब तक घर व्यवस्थित कर लो और गायों को इधर लाने की तैयारी कर लेना। त्रिशा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जल्दी आना, गायों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। जैक निकल गया। जंगल में उसकी चाल तेज थी और वो जानता था कि लौटकर जो लाएगा उससे आज की दावत यादगार होगी। खाना बनाने की तैयारी, राइस नहीं पर जबरदस्त मसालेदार ग्रेवी। त्रिशा ने सोचा कि आज बिरयानी बनानी है, पर उसे याद आया कि चावल यहाँ आसानी से नहीं मिलता। कुछ दिनों पहले उसने बाजार में देखा था कि चावल दुर्लभ हैं और आने में वक्त लगता है। इसलिए उसने निर्णय लिया, चावल न मिले तो क्या, बढ़िया मांस की शानदार ग्रेवी बना लेंगी जो सीधी रोटी या बिना चावल के भी लाजवाब लगेगी। वो काम में लग गई। पहले उसने बड़े सा मांस का टुकड़ा लेकर उसे अच्छी तरह साफ किया, नालियां निकाली और छोटे मोटे हिस्सों में काटा। पास की डिब्बी से उसने लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और अपना बना हुआ मसाला निकाला। पत्थरों के चूल्हे पर उसने आग को पृथक सा जकड़ रखा। त्रिशा ने 3 बड़े पत्थर त्रिकोण में रखे, बीच में लकड़ी डाली और छोटी छोटी तेल की पट्टियां जलाईं ताकि आग समान रूप से लगे। उसने मसाले एक एक करके कढ़ाई में भूनना शुरू किया। पहले हल्दी, लहसुन, अदरक का बेस तैयार किया, फिर प्याज तले और फिर मसाले भूनते हुए मांस में मसल दिया। मसाले के साथ उसने थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर ढक दिया। धीरे धीरे भाप उठने लगी और मांस नरम होने लगा। ये प्रक्रिया के बीच बीच में त्रिशा बाहर जाकर बगीचे के हरे भरे घास टुकड़े लाई ताकि वे घर के चारों ओर सूखकर स्वच्छता बनाए। उसने मिट्टी के कुछ पके हुए कंटेनरों पर दीवार बनाई जहां मसाले और सूखा भंडार रखा जा सके। इसी बीच जैक लौटा। वो थका हुआ था पर उसके हाथों में शिकार और कुछ और सामान भी थे। के साथ ही वो 3 गायों को भी लाया, गांव से खरीदे हुए या बदले में मिले हुए, पर वे अब उनका परिवार बन चुकी थी। जैक ने सावधानी से गायों को बांधा, उनके पैरों को सुरक्षित रस्सियों से जोड़ा ताकि वे आराम से खा पी सकें और आसपास के बाड़े में रहें। त्रिशा ने गायों को उनके लिए तैयार घास दी और चूल्हे की तरफ लौट आई। अब खाने की महक पूरे घर में फैल चुकी थी। मांस में मसाले पकते रहे, खड़खड़ाहट के साथ तेल की हल्की आवाजें, मसालों से उठती तीखी पर मीठी खुशबू, लकड़ियों की धीमी जलन। त्रिशा ने थोड़ी सी हल्की सी सब्जियां काटकर ग्रेवी में डाली और ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां भी डालीं जो उसने जंगल के किनारे से इकट्ठी की थी। इनसे स्वाद में एक अलग मिट्टी सा ताज़ा और फूलों सा सुगंध जुड़ गया। करीब 20-25 मिनट में मांस पूरी तरह मुलायम और स्वादिष्ट बन चुका था। त्रिशा ने धीमी आंच पर पकाकर उस पर थोड़ा सा घी डालकर आखिरी छांट दी और फिर सर्विंग के लिए मिट्टी के बर्तनों में निकाला। पहली दावत, दोनों का स्वाद और संजीदा बातें। जब खाना तैयार हुआ तो दोनों ने मिलकर शीशी पर पानी रखा, मिट्टी के छोटे कटोरे निकाले और बैठकर खाने लगे। मांस की खुशबू, मसालों की गहराई और धीरे धीरे मुंह में फैलती रोटी की खटास, सब कुछ अद्भुत था। जैक ने पहले टुकड़ा लिया, आंखें बंद की और बोला, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस है, तुम्हारा हाथ कमाल का है। त्रिशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमने मिलकर बनाया, ये हमारा घर और हमारा खाना है। खाने के बीच जैक और त्रिशा ने कई छोटी छोटी बातें की, घर के बाकी काम, आने वाले दिनों के कार्यक्रम और गायों की देखभाल। पर तभी वातावरण थोड़ा शांत हुआ और जैक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, नाग, किंग नाग कब लौटेगा? त्रिशा अटक कर बोली, तुम्हें कैसे पता? जैक ने धीले धाले शब्दों में कहा, जानवरों के अंदर एक तरह की सूक्ष्म चेतना होती है, वे कुछ चीजें महसूस कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापसी पर है, शायद 10-15 दिन में। त्रिशा के हाथ कँपने लगे, उसका मन एक बार फिर बेचैन हुआ। उसने पूछा, तुम सच में जाने वाले हो? जैक चुप रहा, फिर बोला, अगर वो आता है तो मैं कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। त्रिशा डर गई, जैक के जाने का विचार भी उसे असहज कर गया। उसने जल्दी से कहा, अगर तुम जाओगे तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे संभालूंगी? जैक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, हमने साथ में हर कठिनाई देखी है, ये भी देख लेंगे। पर अभी
पर अभी अभी तुम डरना नहीं, आज की शाम तुम्हारी पहली दावत सफल रही। क्लाइमैक्स और सस्पेंस। दोस्तों, वे दोनों खाना खाकर घर के नौले तमाम काम निपटाते हैं। बाहर चांदनी फैल चुकी थी, जमीन पर हल्की झिलमिलाहट थी और जंगल में किसी न किसी तरह की हल्की सरसराहट थी, मानो किसी ने दूर से उन्हें देखा हो। पर मन के अंदर एक संदेह बैठ गया। नाग की वापसी की खबर ने घर में एक अनकहा खिंचाव छोड़ दिया था। जैक ने कहा कि वो कुछ दिनों में लौटेगा, पर क्या वो सचमुच दूर जाएगा? और अगर वो गया तो क्या त्रिशा अकेले सब संभाल पाएगी? दोस्तों, अगला अध्याय उन सवालों का जवाब लेकर आने वाला है, और शायद कुछ ऐसे मोड़ भी हों जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट के साथ। अगला अध्याय बहुत जल्द आएगा। चैप्टर 40, ट्रेनिंग, वादा और आने वाली परछाई। दोस्तों, पिछली बार आपने सुना था कि जैक ने तय किया था, अब उसे और मजबूत बनना होगा। लेवल 4 ट्रेनिंग, ताकि जब भी नाग आए वो अपनी त्रिशा की रक्षा कर सके। हल्की सांस की आवाज, बैकग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस। जैक ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे जाना होगा। त्रिशा, अगर नाग सामने आया तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मैं अपनी ताकतें बढ़ाऊंगा, मैं और मजबूत बनूंगा। त्रिशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से पूछा, पर तुम मुझे कहाँ छोड़ जाओगे? क्या सच में मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? जैक ने उसकी उंगलियां थामते हुए कहा, मैं नाराज से जलने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। तुम मेरी पहली पार्टनर हो, मेरी ताकत हो। मैं वादा करता हूँ, दूर रहकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। धीमी म्यूजिक, दिल की धड़कन जैसी बैकग्राउंड बीट। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक जुनून था, एक विश्वास था। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी, और दोनों एक दूसरे के पास बैठ गए, हाथों की गर्मी और सांसों की ताल के साथ। रात का अंधेरा उन दोनों को अपनी चादर में समेट चुका था। अगली सुबह अचानक जमीन हिल उठी, दीवारें कांपने लगीं, पेड़ अपनी जड़ों तक हिल उठे। त्रिशा भागकर बाहर निकली और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। दूर जंगल की ओर से एक विशाल परछाई बढ़ रही थी। ना इंसान, ना सामान्य जानवर, उसका कद इतना ऊंचा कि पेड़ बौने लग रहे थे। सांसों की गूंज, आंखों में जलती हुई आग, और चेहरे पर एक अनजाना तेज। त्रिशा सहमी हुई खड़ी रह गई। लेकिन सामने खड़ा वो प्राणी, मानो मौत का संदेश लेकर आया हो। सस्पेंस टोन, धीमी और भारी आवाज। दोस्तों, अब सवाल ये है, ये कौन है? क्या यही है नाग जिसकी चर्चा अब तक होती रही, या फिर ये कोई और है, कोई ऐसी ताकत जो इस ग्रह की नहीं? बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक तेज होकर फिर धीमा हो जाए। सच जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट। चैप्टर 41, नाग का आगमन और अनकही हलच। दोस्तों, अब तक आपने देखा था कि अचानक से जमीन कांप उठी थी, दीवारें हिलने लगी थीं और त्रिशा दौड़कर बाहर आई थी। अब सुनिए आगे की कहानी। त्रिशा ने अपनी आंखें चौड़ी करके सामने देखा। वहां एक विशाल नाग खड़ा था, पहले से भी ज्यादा ऊंचा, पहले से भी ताकतवर, और पहले से कहीं ज्यादा डरावना। उसकी शख्सियत इतनी भारी थी कि लगता था धरती उसके बोझ से झुक रही हो। उसकी आंखें सीधे त्रिशा पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे अपनी लंबी फन को ऊपर उठाता है, और एक अजीब सी चमक उसकी निगाहों से त्रिशा की आंखों में उतर जाती है। पीछे खड़ा जैक, जो त्रिशा की सुरक्षा में था, उसकी हर हरकत को देख रहा था। वो समझ गया था, सामने वाला नाग कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है। साउंड इफेक्ट, अचानक तेज रोशनी, शश। अचानक वहां एक तेज रोशनी छा गई, इतनी तेज कि त्रिशा और जैक दोनों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब त्रिशा ने धीरे धीरे पलकों को खोला, उसके सामने नज़ारा बदल चुका था। अब वहां कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि एक लंबा चौड़ा, ताकतवर और बेहद हैंडसम इंसान खड़ा था। उसकी त्वचा हल्की सी ब्राउन थी, चमकती हुई, और उसका शरीर मानो लोहे की मूर्ति की तरह गड़ा हुआ। हर एक मांसपेशी मेहनत और शक्ति का प्रमाण दे रही थी। त्रिशा की सांसें अटक गईं, उसके होठों से अनजाने में शब्द निकले, नाग। वो हैरान थी, उसे लगा था कि नाग को आने में अभी 10-15 दिन और लगेंगे। लेकिन आज, अभी, वो सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। लगता है तुम्हें मेरा नया रूप बहुत पसंद आया है, वरना तुम अपनी पलकों को भी झपका नहीं रही। त्रिशा के गाल लाल पड़ गए।
ये पहली बार था जब इस दुनिया में उसने इतना अजीब और गहरा एहसास महसूस किया था। वो हकलाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक नाग ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल त्रिशा उसकी बाहों में थी। साउंड इफेक्ट, दिल की धड़कनें तेज, धक धक। नाग ने उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया। उसका चेहरा त्रिशा की गर्दन के पास झुक गया और फिर उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर हल्की हल्की किस करना शुरू कर दिया, फुसफुसाते हुए, ये जगह मेरी फेवरेट है। त्रिशा के शरीर में गुदगुदी होने लगी। वो हंसते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है। पीछे खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत और हैरानी दोनों थे, लेकिन साथ ही वो नाग की शक्ति से अभिभूत भी था। उसके मन में एक ही ख्याल आया, यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं, इसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या त्रिशा नाग की गिरफ्त से निकल पाएगी? क्या जैक उसकी रक्षा कर पाएगा, या फिर यह नाग त्रिशा की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है? जाने के लिए जुड़े रहिए रिबॉर्न इन अनदर प्लेनेट के साथ। चैप्टर 42, नाग का तोहफा और अनकहे जज्बात। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा कि नाग अचानक त्रिशा और जैक के सामने प्रकट हुआ था। उसका नया रूप पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली, ताकतवर और आकर्षक था। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। घर के अंदर की शुरुआत। त्रिशा ने माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की। वो मुस्कुराकर बोली, चलो अंदर चलते हैं। नाग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सीधी जैक की ओर गईं। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, कैसे हो कमजोर जैक? जैक ने तुरंत समझ लिया कि नाग उसे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसके मन में कोई गुस्सा नहीं आया। वो जानता था नाग की प्रकृति ही ऐसी है। गहरी सांस लेकर बोला, मैं ठीक हूँ, और ये देखकर अच्छा लगा कि तुम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो। दोनों की आंखें एक पल के लिए टकराईं। त्रिशा ने साफ महसूस किया कि इन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश लड़ाई छिड़ी हुई है। वो घबराई और तुरंत बोली, अगर तुम दोनों ऐसे ही बाहर खड़े रहे तो आज रात भूखे रहोगे। चलो अंदर आओ। उसकी मासूम धमकी काम कर गई। दोनों अन्य मन से घर की ओर बढ़े। नाग की नजरें और त्रिशा की झिझक। जैसे ही नाग घर के अंदर आया, उसने चारों ओर ध्यान से देखा। लकड़ी की मजबूत दीवारें, मिट्टी का लेप, छोटा सा चूल्हा और सलीके से रखा सामान, सब कुछ एक अलग ही आकर्षण बिखेर रहा था। नाग ने धीमे स्वर में कहा, वाह, ये घर बहुत ही सुंदर है। मुझे यकीन है ये सब त्रिशा का ही आइडिया होगा। त्रिशा के गाल लाल हो गए। उसे महसूस हुआ कि नाग उसे देख रहा है, मानो उसकी आंखों में उतर जाना चाहता हो। वो असहज हो गई और अचानक बोली, मुझे भूख लगी है, मैं किचन देखती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन की ओर बढ़ गई। किचन में पहुंचकर त्रिशा ने देखा, टेबल पर ताज़ा अंडे और मांस के टुकड़े रखे हुए थे। जैक ने इन्हें सुबह ही लाकर रखा था। वो सोच में पड़ गई, क्या बनाऊं, मांस या सिर्फ अंडे? तभी अचानक उसके पेट में हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। वो चौकन्नी होकर पलटी और देखा, नाग ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने नर्म स्पर्श से त्रिशा की कमर पकड़ी। उसकी सांसें त्रिशा की पीठ पर हल्की हल्की महसूस हो रही थीं। उसने उसके बालों को एक तरफ किया और फुसफुसाकर बोला, तुम्हारी पीठ चांदनी जैसी चमक रही है। नाग झुका और धीरे धीरे त्रिशा के पेट पर किस करने लगा। त्रिशा की सांसें तेज हो गईं। उसके होठों से हल्की हंसी और आहटें निकलने लगीं। त्रिशा हकलाते हुए बोली, ना नाग, रुको, ये क्या कर रहे हो? नाग ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, चुप रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक तोहफा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। त्रिशा की आंखें चमक उठी। तोहफा? सच में? इस दुनिया में आने के बाद पहली बार कोई मुझे तोहफा देगा? नाग ने चमड़े का बड़ा बैग उठाया और उसमें से भारी भरकम पोटली निकाली। उसने पोटली नीचे रख दी। त्रिशा दौड़कर उसके पास पहुंची और जैसे ही खोला, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। राइस, चावल, वो जोर से चिल्लाई। खुशी के मारे वो कूदने लगी। फिर दौड़कर नाग को गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। मुझे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। नाग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता चला था कि उस दिन तुम भेड़िए के साथ चावल लेने ही जा रही थी, लेकिन मेरी वजह से नहीं ले पाई, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाया। त्रिशा की धड़कनें तेज हो गईं। वो सोचने लगी, नाग कितना ध्यान रखता है।
उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गई और फिर नाग ने अचानक उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। किस बेहद पैशनेट था। तृषा कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर वो भी उसमें खो गई। नाग ने उसे धीरे धीरे दीवार की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। उसकी टांगों को ऊपर उठाकर उसे कसकर पकड़ा और लगातार किस करता रहा, कभी उसकी गर्दन में और कभी उसके गालों में और कभी उसके सॉफ्ट होठों में। नाग ने धीरे से अपने एक हाथ को तृषा के कपड़ों के अंदर ले गए और फिर उसके कमर को सहलाने लगा और उसके हाथ फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। तभी तृषा हांफने लगी, उसकी सांसें टूट सी गईं। भूख की पुकार और अधूरा पल। अचानक ग्रर एक अजीब आवाज आई। तृषा शर्मा गई। यह आवाज उसके पेट से आई थी। ने चिकन के टुकड़े निकाले। फिर याद आया, दोस्तों, आप सोच रही होंगे कि दही कहाँ से आया। असल में तृषा ने कुछ दिन पहले गायों का दूध जमा किया था और उससे उसने दही और घी दोनों बना लिए थे। उसने चिकन को दही और मसालों के साथ मैरिनेट किया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और वो खास मसाला। हाँ, वही मसाला जो उसने खुद इस ग्रह पर इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों से तैयार किया था, बिल्कुल गरम मसाले जैसा। चिकन को मसाले में लपेटकर उसने ढक दिया और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। प्याज की खुशबू। तृषा ने प्याज काटना शुरू किया। उसके हाथों की गति तेज थी, पर आंखों में हल्की नमी भी थी। शायद प्याज की वजह से या शायद घर की पुरानी यादों की वजह से दूसरे चूल्हे पर उसने घी गरम किया और उसमें प्याज डाल दिए। कुछ ही देर में प्याज सुनहरे और कुरकुरे हो गए। तृषा ने उन्हें निकालकर अलग रख दिया। चिकन की धीमी आंच। अब उसने तेल गरम किया और उसमें मसालेदार चिकन डाल दिया। पूरा घर खुशबू से भर गया। धीरे धीरे उसने चिकन को अच्छे से भूना, जब तक कि मसाले सूखकर टुकड़ों पर चिपक न जाएं। करीब 20 मिनट बाद चिकन एकदम तैयार था। बिरयानी की परतें। अब सबसे बड़ा बर्तन आया। उसमें सबसे पहले एक परत चावल की बिछाई, फिर उस पर चिकन के टुकड़े रखे, फिर चावल, फिर चिकन। ऐसा करते करते पूरा बर्तन भर गया। सबसे ऊपर तृषा ने तले हुए प्याज की परत डाली। बर्तन को ढककर उसने आंच धीमी कर दी और बाहर निकल आई। बाहर का दृश्य। बाहर देखा तो घर खाली था। जैक लकड़ियां काट रहा था और नाग धूप में लेटा हुआ आराम कर रहा था। तृषा मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बोली, खाना बन गया है, चलो अंदर आओ। नाग ने आलस से आंखें खोलीं और तृषा की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब चमक थी। फिर वो उठकर घर की ओर चला गया। जैक ने भी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और उसके पीछे पीछे आ गया। पहला स्वाद। घर के अंदर तृषा ने कपड़े से बर्तन को उठाया और मेज पर रख दिया। उसने हर एक के लिए प्लेट परोस दी। जैक की प्लेट भर दी, नाग की भी, और खुद के लिए थोड़ा सा चावल और 2 लेग पीस रख लिए। खाना शुरू करो, मुझे ही देखते रहोगे क्या? उसने मुस्कराकर कहा। दोनों ने खाना शुरू किया। जैसे ही जैक ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल का बना है। तृषा, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। तृषा की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन नाग चुपचाप खाता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। तृषा थोड़ी निराश हुई, लेकिन ज्यादा दिखाया नहीं। उसने खुद खाना शुरू किया और जैसे ही बिरयानी का स्वाद लिया, उसका चेहरा खिल उठा। ये सच में बहुत अच्छा बना है। जैक खाना खाकर बाहर चला गया और फिर से लकड़ियां काटने लगा। नाग ने भी अपनी प्लेट खाली की। अनकहा इजहार। तृषा जब बर्तन धोने के लिए बाहर गई, तभी पीछे से नाग धीरे धीरे उसके पास आया। उसने झुककर उसके कान के पास हल्की सी किस की और धीमे स्वर में बोला, तुमने कहा था बिरयानी। सच कहूं तो ये बिरयानी लाजवाब थी। तृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने झुककर बर्तन धोना शुरू कर दिया, जबकि नाग वापस चला गया। नया काम, गार्डन की तैयारी। बर्तन धोने के बाद तृषा को याद आया, मुझे तो गार्डन भी तैयार करना है। वो जैक के पास गई और बोली, क्या तुमने गमलों के लिए लकड़ियां काट ली? जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और देखो, मैंने गमले भी बना लिए हैं, जैसा तुमने बताया था। तृषा की आंखें चमक उठी। उसने गमलों की ओर देखा। वो बेहद खुश हो गई कि जैक ने उसकी बात इतनी गंभीरता से ली। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या तृषा अपने गार्डन को इस नए ग्रह पर जीवित कर पाएगी? और नाग और जैक के बीच बढ़ती खामोशी कभी तूफान का रूप लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। रिबोर्न इन अनदर प्लैनेट। चैप्टर 44। तृषा का पहला गार्डन पौधा। धीमी बैकग्राउंड म्यूजिक, सुबह का माहौल, पक्षियों की चहचहाहट,
त्रिशा का सपना। सुबह की धूप आंगन पर पड़ रही थी। त्रिशा अपने हाथ में लकड़ी से बने गमलों को देख रही थी। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, इस अजनबी ग्रह पर भी मेरा अपना छोटा सा गार्डन हो, जहाँ फूल खिले, जड़ी बूटियां महके और फलदार पौधे उगे। वो मिट्टी के ढेर के पास गई और अपने हाथों से मिट्टी को टटोलने लगी। मिट्टी भुरभुरी थी, लेकिन थोड़ी कठोर भी। उसने तय किया कि पहले इसे नरम और जमीन की तैयारी। त्रिशा ने लकड़ी के औजार निकाले और छोटे छोटे गड्ढे बनाने लगी। जैक पहले से लकड़ियां काट रहा था। उसने त्रिशा को मेहनत करते देखा और तुरंत उसके पास आया। क्या मैं मदद करूं? जैक ने पूछा। त्रिशा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, तुम ये मिट्टी को तोड़ने में मदद करो, मुझे इसे ढीला करना है। दोनों मिलकर मिट्टी को खोदने और उलटने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी मुलायम हो गई। त्रिशा ने उसमें सूखे पत्ते और लकड़ियों की राख मिलाई ताकि मिट्टी और उपजाऊ बने। बीज और पौधों की तैयारी। अब बारी थी पौधे लगाने की। त्रिशा ने अपने पास रखी एक छोटी थैली खोली। उसमें उसने उन बीजों को सुरक्षित रखा था जो उसने जंगल से इकट्ठे किए थे। वो मुस्कुराई और बोली, ये जड़ी बूटियों के बीज हैं, औषधि बनाने में काम आएंगे। और ये छोटे छोटे बीज फलों के हैं, अगर सब ठीक रहा तो हमें ताजे फल भी मिलेंगे। उसने धीरे धीरे बीज बोने शुरू किए। हर गमले में सावधानी से मिट्टी भरती, बीज डालती और ऊपर से हल्की मिट्टी की परत चढ़ा देती। फिर एक छोटे से बर्तन से पानी डालती। उसकी आंखों में चमक थी। ये सिर्फ पौधे नहीं थे, ये उसकी उम्मीद थी। नाग का आगमन। तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। त्रिशा ने पलटकर देखा, नाग खड़ा था। उसकी आंखें हमेशा की तरह गहरी और रहस्यमयी थीं। क्या कर रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। गार्डन बना रही हूँ, त्रिशा ने जवाब दिया, बिना नजरें उठाए। ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं होगी, मैं चाहती हूँ कि यह घर जीने लायक भी बने। नाग कुछ पल तक चुप रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा और बोला, मुझे भी मदद करने दो। त्रिशा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नाग का कठोर चेहरा पहली बार कोमल लगा। नाग की मदद। नाग ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई। उसकी ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े गड्ढे वो आसानी से बना देता था। त्रिशा उसकी तेजी देखकर हैरान रह गई। इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है ना? त्रिशा ने मुस्कुराकर छेड़ा। नाग ने हल्की हंसी दी। तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, फिर ये तो बस मिट्टी ही है। उसने बीज बोने में भी मदद की। त्रिशा उसे दिखाती जाती और नाग वैसा ही करता। धीरे धीरे गार्डन का रूप आकार लेने लगा। पहला रूप। कई घंटों की मेहनत के बाद छोटे छोटे गमले और आंगन की मिट्टी में बीज बोए जा चुके थे। कुछ पौधे पहले से ही उगे हुए थे जिन्हें त्रिशा ने जंगल से लाकर लगाया था। अब आंगन का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ खाली मिट्टी थी, वहां अब हरी भरी क्यारियां थीं। छोटे छोटे गमले और आंगन की मिट्टी में बीज बोए जा चुके थे। कुछ पौधे पहले से ही उगे हुए थे जिन्हें त्रिशा ने जंगल से लाकर लगाया था। अब आंगन का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ खाली मिट्टी थी, वहां अब हरी भरी क्यारियां थीं। त्रिशा मिट्टी पर पानी छिड़क रही थी और उसकी आंखों में संतोष था। जैक ने दूर से देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये लड़की सचमुच इस जगह को घर बना देगी। सूरज ढलने लगा था। त्रिशा थकी हुई चारपाई पर बैठ गई। नाग उसके पास आकर बोला, ये पौधे जब बड़े होंगे तो तुम्हें ये जगह जन्नत लगेगी, लेकिन याद रखना, हर जन्नत परछाइयों से घिरी होती है। त्रिशा ने उसकी बात पर गौर किया। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। क्या नाग सिर्फ पौधों की बात कर रहा है या किसी और खतरे की ओर इशारा कर रहा है? तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या ये गार्डन सचमुच उनके जीवन में शांति लाएगा, या यह नई शुरुआत किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज फोल्डेड हैंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हाई मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है दिल फायर। और हाँ, जितना हो सके इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेल फोन विद एरो, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। पृथ्वी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो बहुत जल्द आ रहा है सैंड टाइमर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुलाब, और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय हैंड वेविंग। खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जो दूसरा है
magic never ends. Reborn, reborn in another planet. Reborn, reborn. The magic never